एमका और एमका के लिए डेवलप होने वाली नई एरो इंजन्स को जल्दी से जल्दी तैयार करने के लिए किस टाइप की अरेंजमेंट किया जाने वाला है। भारत को अभी किस वजह से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाली फॉरेन कंपोनेंट्स को इंडियन कंपोनेंट से रिप्लेस करने पर जोर देना चाहिए। रशिया की तरफ से अभी यूक्रेन और रशिया के बीच चले लड़ाई में भारत को मध्यस्थता करने के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है और अंत में डीआरडीओ की तरफ से एक शॉर्ट रेंज की नेवल एंटीशिप मिसाइल को डेवलप करने का फैसला किया गया है। ऐसे ही कुछ और अपडेट्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से। कुछ ही दिन पहले ही एडी और एचएएल की तरफ से बताया गया था कि अभी एमका की पहली नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को 2024 में बनाया जाने वाला है, जिसके बाद 2025 के शुरुआत में इसकी टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया जाएगा और इसकी इंडक्शन प्रोसेस को अभी तेज करने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल या एसपीवी मॉडल के अंदर इनको बनाया जाने वाला है, जिसमें मल्टीपल इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी शामिल होने वाले हैं। अभी बताया गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जल्दी से उन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के नाम को भी अनाउंस कर दिया जाएगा जिनको आगे चल के एमका प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जाएगा या फिर उनको एसपीवी मॉडल के अंदर शामिल किया जाएगा, जो कि आगे चल के डायरेक्टली एमका की प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होने वाले हैं। अब इनिशियली एमका की जो पहली प्रोटोटाइप बनाया जाएगा उसको एचएएल के द्वारा ही तैयार किया जाएगा, लेकिन जब इनकी सीरीज प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया जाएगा तब एचएएल इसमें सिर्फ निगरानी करने वाली है और जितने भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी होने वाली है एसपीवी मॉडल के अंदर, जितने भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी रहेंगे वो सभी के सभी एचएएल की निगरानी के अंदर एमका को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। इनिशियली जब एमका की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यूनिट को बनाया जाएगा तो इनको पहले एचएएल की फैसिलिटी में ही बनाया जाएगा, लेकिन आगे चल के जब इनको मास में ऑर्डर किया जाएगा तो इनको कोयम्बटूर में बनाए जाने वाले नए फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी फर्दर डिले को कम करने के लिए जैसे ही एमका की फ्लाइट सर्टिफिकेशन और वेपन इंटीग्रेशन ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 स्क्वाड्रन एमका के लिए ऑर्डर को प्लेस कर दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर जो इनिशियल बैच था उसमें 40 एमका के लिए ऑर्डर को प्लेस कर दिया जाएगा, जो कि शायद 2029 तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 2035 में एमका की मार्क 2 वर्जन को तैयार किया जाएगा, जो कि इंडिजिनस 125 किलोटन क्लास के इंजन के साथ आने वाली है। पहले इसको 110 किलोटन क्लास की इंजन की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन अभी इसमें इंजन की जो पावर था उसको थोड़ा इंक्रीज करने का फैसला किया गया है। अब इस इंजन के लिए भारत अभी सफरान के साथ मिलकर इसको बनाने वाला है और आगे चल के अगले साल तक इसके लिए शायद डेवलपमेंट शुरू करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद इस इंजन की टेस्ट फ्लाइट को 2030 तक कंप्लीट किया जाएगा और कुछ साल तक उसके बाद इसको टेस्टिंग करने के बाद फिर इसको एमका मार्क 2 ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर और तेजस MK2 में इस्तेमाल करने के लिए क्लियरेंस दे दिया जाएगा। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके। अभी हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए खरीदने का फैसला किया गया था और इसके लिए फाइनेंशियल एलोकेशन भी किए गए थे। अब ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की इनिशियल इंडक्शन होने वाली है, जिसके बाद हमें इसकी लार्जर ऑर्डर भी देखने को मिलने वाला है और करीब आगे चल के 187 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में शामिल करने का प्लान किया गया है। अब एचएएल अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं बना रहा है, बल्कि आगे चल के इसको दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का प्लान भी रखा गया है। लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में अभी 2 मेजर प्रॉब्लम पाए गए हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि इनिशियली जिन 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को अभी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में शामिल करने के लिए खरीदने का फैसला किया गया है, इसमें बस 45% तक ही इंडिजिनस कॉन्टेंट होने वाली है और आगे चल के जब इसकी मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा तो उसमें भी इसकी जो इंडिजिनस कंटेंट है उसको 55% तक इंक्रीज किया जा सकेगा। लेकिन अभी अगर हम हमारे हेलीकॉप्टर्स में फॉरेन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे कि मॉडर्न वर्ल्ड में एक देश का दूसरे देश के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं और पहले भी एचएएल इस प्रॉब्लम का सामना कर चुका है, क्योंकि जब एचएएल की तरफ से अर्जेंटीना को तेजस को ऑफर किया गया तो इसमें इस्तेमाल होने वाले यूके बेस्ड सिस्टम को इंडियन या रशियन सिस्टम से रिप्लेस करके उनको ऑफर करना पड़ा था। तो आगे चल के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ वैसा ही कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसको किसी और देश को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अगर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल हो रहे कुछ पार्ट किसी ऐसे देश से इंपोर्ट किया जाता है जिसका हमारे कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, तो हमें
इसे एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आ सकती है। और जैसे टर्की और पाकिस्तान के बीच होने वाली T-129 डील के साथ हुआ था, वैसा हमारे साथ भी आगे चल के हो सकता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। हमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में भी इंडिजिनस सिस्टम को इंक्रीज करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है और एटलीस्ट इसको 70% के आसपास करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि 2020 में HAL की तरफ से जब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की यूनिट कॉस्ट को बताया गया था, तो इसको $16 मिलियन के आसपास बताया गया था, जो कि इस सेगमेंट के अंदर काफ़ी हद तक कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ आ रहा था। लेकिन अभी जो डील फाइनल हुआ है उसमें देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए ऑर्डर किए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की यूनिट कॉस्ट $34 मिलियन के आसपास पड़ रहे हैं। अब इसमें मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, मेंटेनेंस, वेपन्स और लॉजिस्टिक वगैरह या ट्रेनिंग जैसे फैसिलिटी भी शामिल होंगे, जिस वजह से इस डील में जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि टोटल डील के अंदर सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं खरीदे जाएंगे, बल्कि ये सभी सिस्टम उसके अंदर खरीदे जाने वाले हैं। तो इन सभी की कॉस्ट को अगर हम सिर्फ हेलीकॉप्टर की कॉस्ट के साथ इंक्लूड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हेलीकॉप्टर का यूनिट कॉस्ट है वो हमको ज़्यादा पड़ने वाला है। लेकिन ये चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस सेगमेंट में बाकी जो हेलीकॉप्टर मौजूद है उनकी जो यूनिट कॉस्ट है वो $34 मिलियन से भी काफी ज्यादा है। और सिर्फ चाइनीज हार्बिन Z-19 की कॉस्ट 19 मिलियन डॉलर के बीच है। और मेरे हिसाब से सभी हेलीकॉप्टर्स की फ्लाई अवे कॉस्ट है और किसी भी डील में टोटल कॉस्ट के अंदर लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट और ट्रेनिंग जैसे फैसिलिटी को भी इंक्लूड किया जाता है, जिस वजह से एडिशनल अमाउंट को पे करना पड़ता है, जिस वजह से ओवरऑल हमें हेलीकॉप्टर्स की या फाइटर जेट की जो यूनिट कॉस्ट होता है वो लगभग 2 गुने के आसपास ज्यादा महंगे लगने लगते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। अगला अपडेट भी हेलीकॉप्टर्स को लेके, और अभी हम HAL की एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 के बारे में बात करने वाले हैं। 2020 में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 16 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया गया था, जिसके लिए HAL के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन किया गया था। इसके अंदर HAL स्पेशली मॉडिफाइड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर करने वाला था। लगभग 2 महीने पहले HAL की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड को इन हेलीकॉप्टर्स की पहली 2 यूनिट को हैंडओवर किया गया था, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की नंबर 845 स्क्वाड्रन के अंदर इनको शामिल किया गया था। अभी बताया गया कि इंडियन कोस्ट गार्ड को 2 और हेलीकॉप्टर्स को डिलीवर किया गया, जिनको ऑफिशियली नंबर 845 स्क्वाड्रन के अंदर शामिल किया गया, और इसका जो बेस होने वाला है वो कोची में होने वाला है। इन हेलीकॉप्टर्स को स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिजाइन किया गया, जिनको मैरीटाइम सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडवेक और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट रोल के लिए यूज किया जा सकता है। और ये सभी हेलीकॉप्टर एकदम मॉड्यूलर है, जिस वजह से मिशन के हिसाब से इनके लोडआउट्स को चेंज किया जा सकता है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की मार्क 3 वर्जन की बात करें तो ये स्पेशली एक मैरीटाइम वेरिएंट है, जो कि काफी ताकतवर है, और इसके अंदर अभी एक पावरफुल सर्चर, सर्वेलेंस रडार के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और हैवी मशीन गन के साथ साथ स्पेशल मेडिकल केयर यूनिट भी दिया जा रहा है, जिसको जरूरत पड़ने पर बस 5 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर में फिट किया जा सकता है या फिर उसको निकाला भी जा सकता है। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से इन हेलीकॉप्टर्स को अपने सर्विस में शामिल करने के साथ साथ इनको अपने शिप्स में भी टेस्ट और डिप्लॉय किया जा चुका है। अगला अपडेट एक मिक्स्ड अपडेट होने वाला है, जिसमें हम भारत, रशिया और यूक्रेन को लेकर मल्टीपल अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें कम से कम 3 से 4 अपडेट होने वाले हैं, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। सबसे पहले तो आज रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव भारत के गस्त पर आए हुए थे, और अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर और रशियन फॉरेन मिनिस्टर के बीच एक मीटिंग को भी अरेंज किया गया था, जिसमें देखा जाए तो कई मुद्दों को लेकर बातचीत होने की उम्मीद किया जा रहा था। सबसे पहले तो अभी जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर भारत के गस्त पर आए हुए थे, तभी यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह ने भारत को लेकर एक स्टेटमेंट में बताया था कि भारत अभी रशिया को यूक्रेन इशू में सपोर्ट करने से पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कभी चाइना भारत पर हमला करता है तो तब रशिया भारत को बचाने के लिए नहीं आने वाला। अब इसके बाद ये स्टेटमेंट काफी वायरल हो गया और इंटरनेशनल लेवल में इसको लेके काफी चर्चा चल रहा है। इसके तुरंत बाद ही चाइना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट इशू किया गया था, जिसमें बताया गया था कि भारत और चाइना के बीच बायलैटरल रिलेशन को अभी बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है और ये अपने सही रास्ते पर मौजूद है। और साथ ही भारत और चाइना के बीच जो भी डिस्टर्बेंस चल रहे थे उसको भारत और चाइना बिना किसी इंटरवेंशन के सुलझा सकते हैं। और 15th राउंड की बॉर्डर मीटिंग को भी चाइना की तरफ से काफी हद तक सफल बताया गया है। इसी बीच रशिया की तरफ से यूक्रेन इशू को लेकर भारत को मध्यस्थता करने के लिए भी कहा गया है, और यूक्रेन इशू में भारत की स्टैंड को भी रशिया की तरफ से सपोर्ट किया गया। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट के मुताबिक अगर भारत चाहे तो यूक्रेन और रशिया के बीच अभी चल रही लड़ाई को रोकने के लिए, शांति कायम करने के लिए भारत चाहे तो मध्यस्थता कर सकता है, और इसमें रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके अलावा अभी भारत रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल को भी खरीदने वाला है, और सुना गया है कि रशिया अभी बस $35 पर बैरल के हिसाब से भारत को क्रूड ऑयल को ऑफर कर रहा है।
और इनिशियली 15 मिलियन बैरल को लेकर भारत और रशिया के बीच अभी एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा सकता है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अभी एक नेवल शॉर्ट रेंज की एंटीसेप्ट मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। आप सब जानते हैं पहले ही डीआरडीओ की तरफ से लॉन्ग रेंज एंटीसेप्ट मिसाइल को डेवलप किया जा चुका है, जिनको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से इस नेवल एंटीसेप्ट मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। ये मेनली एक हेलीकॉप्टर लॉन्च मिसाइल होने वाली है और इनिशियली इसको हमारे सी किंग हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है, जिसको बाद में हमारे MS-60R जैसे हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट किया जाएगा। डीआरडीओ के मुताबिक इस मिसाइल की वेट लगभग 380 kg के आसपास होने वाली, जिसकी मैक्सिमम रेंज 55 किलोमीटर तक होने वाली, जो कि इंडियन नेवी की हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल होने वाले वर्तमान की सी ईगल प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करने वाले हैं। अब अभी डीआरडीओ सेम मिसाइल की एक और लॉन्ग रेंज वेरिएंट को भी डेवलप करने वाला है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक होने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वेरिएंट होगा इसको एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाएगा। अभी इंडियन नेवी की हेलीकॉप्टर्स के लिए MBDA की तरफ से भी अपनी सी वेनम मिसाइल को ऑफर किया जा रहा है, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है, और मारते ER को भी ऑफर किया जा रहा है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। इसके अलावा हमारे MS-60R हेलीकॉप्टर्स कोंग्सबर्ग नेवल स्ट्राइक मिसाइल के साथ भी आने वाले हैं। लेकिन डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए मिसाइल की बात करें तो एक कम्प्लीटली इंडिजिनस मिसाइल होने वाली, जिसके लिए हमें किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।